2019 के दिसंबर के महीने में चाइना से ये खबर आई कि एक अजीब किस्म के वायरस ने वुहान शहर में तबाही मचा रखी है। और फिर कुछ ही महीनों में ये वायरस बहुत से देशों में फैल गए और तेजी से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। एक ओर तो सरकारों ने इन पर रोक लगाने के लिए अलग अलग देशों में लॉकडाउन और क्वारंटाइन की प्रक्रिया जारी कर दी, तो दूसरी ओर आज भी कुछ लोग इसे यूं हल्के में लेते हैं मानो कि ये वायरस नहीं बल्कि मन का कोई वहम हो। लेकिन ये वीडियो खास है क्योंकि कोरोना से ज्यादा तो इससे जुड़ी अफवाहें फैल रही हैं। ऐसे में इसके पीछे का छिपा विज्ञान कहीं दब सा गया है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान भाषा में आपको बेहतर समझा सकूं कि वैज्ञानिक तौर पे क्या होता है जब ये वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं और हमें क्या करने की जरूरत होती है। ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 नामक बीमारी का कारण है, जिसे हम आम भाषा में कोरोना वायरस भी कहते हैं। ये वायरस किसी बुलबुले की तरह होता है जो कि इतना छोटा होता है कि हमारी आंखें उसे देखने में सक्षम नहीं है। इस बुलबुले में छिपा होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल और कुछ प्रोटीन्स। इसकी चारों तरफ लिपिड की परत होती है और इस परत से प्रोटीन के कांटे यानी कि स्पाइक्स निकले होते हैं। वैसे तो वायरस असल में एक निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन किसी भी लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका में प्रवेश पाकर ही ये खुद को सजीव बना सकते हैं। किस प्रकार फैलता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस सतह से फैल सकते हैं, लेकिन इनके फैलने का मुख्य जरिया है बूंद बूंद संक्रमण यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या फिर सिर्फ गहरी सांसें भी लेता है, तो उसके करीबी लोगों और चीजों पर वायरस बूंदों के जरिए पहुंच जाते हैं। फिर उन चीजों को कोई हाथ लगाता है और फिर अपने मुंह, नाक या कानों के तक हाथ लेकर जाता है, तो उसी वक्त वायरस को मिल जाता है इंसानी शरीरों में प्रवेश का रास्ता। आंखों से कुछ ना देख पाने के कारण लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि ये सब कब हो गया, और वही वायरस बिना टिकट के पहुंच जाता है व्यक्ति के लंग्स और इंटेस्टाइन या फिर स्प्लीन में, और यहाँ पहुंचकर ये वायरस मचा देते हैं अपना आतंक। हमारे शरीर के हर ऑर्गन के बाहरी और भीतरी सतह पर एपिथेलियल सेल्स की एक परत होती है और इन पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि कोरोना की बुरी नीयत से अनजान उसे खुद से जोड़ लेते हैं, और कोरोना अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए व्यक्ति के सेल्स में समाहित कर देता है। इन सभी बातों से अनजान मासूम सेल्स, जिनका काम होता है जेनेटिक मटेरियल की जेरोक्स कॉपी तैयार करके अपनी संख्या बढ़ाना, बड़े ही मजे से अपना काम कर रहे होते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं होता कि ये खुद की नहीं बल्कि कोरोना की जेनेटिक मटेरियल की जेरोक्स कॉपी तैयार कर रहे हैं, और इसी दौरान असली वायरस की ना जाने कितनी जेरोक्स कॉपियां तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार हमारे सेल्स में एक तरह के नेगेटिव वायरल प्रोटीन तैयार हो जाते हैं, जिससे सेल्स पिघलकर खत्म हो जाती है और उनसे बाहर आ जाती है उनके भीतर बनी कोरोना की बड़ी सी सेना, जो कि बाहर निकलकर और भी दूसरे सेल्स पर धावा बोल देती है, और फिर दूसरे मासूम सेल्स भी इसी तरह मारे जाते हैं, और हर सेल की मौत के साथ जन्म होती है कोरोना की एक और नई सेना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रक्तबीज नामक एक राक्षस के माता काली से युद्ध के दौरान उसके रक्त की एक एक बूंद धरती पर गिरने से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में कोरोना संक्रमित सेल्स यानी कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, और तकरीबन 10 दिनों में व्यक्ति की लाखों सेल्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होती हैं, और अरबों वायरस झुंड बनाकर हमला करते हैं इंसान के लंग्स पे, और वहां जाकर ऑक्सीजन खून तक लेकर जाने वाली प्रणाली एल्वियोलाई को बाधित कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। रुकिए जरा, अभी तक तो वायरस ने ठीक से ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी नहीं होता है कि असली वार तो हमारे शरीर पे अब होता है, जो कि करता है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी खुद की प्रतीक्षा प्रणाली। ये वो समय होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना आपने। हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि असल में हमारी रक्षा के लिए बना होता है, जिसका काम है शरीर में प्रवेश करके बीमारी पैदा करने वाली चीजों और दुर्बल कोशिकाओं की पहचान करना और फिर उन्हें मार कर हमारी रक्षा करना। तो असल में होता यूं है कि जब हमारे इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस की सेना की आक्रमण की भनक लगती है, तो वो अपनी खुद की सेना लेकर पहुंच जाता है युद्ध के मैदान में, जहां कोरोना हर सेल को अपने जैसा बनाकर अपनी प्रजाति बढ़ाने में लगा होता है। समझ लीजिए कि इम्यून सिस्टम की सेना में दो तरह के सिपाही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनमें से एक है न्यूट्रोफिल और दूसरे होते हैं किलर टी सेल्स। इनके पास आंख या कान तो होती नहीं जिनसे कि ये शरीर के दुश्मन की पहचान कर सके, तो ज्यादातर ये एक प्रोटीन के माध्यम से उनकी पहचान करते हैं। इस प्रोटीन का नाम है साइटोकाइनिन। तो जब न्यूट्रोफिल और किलर टी सेल्स मारने पहुंचते हैं कोरोना को, तो कुछ को तो कोरोना खुद ही संक्रमित कर देता है और बाकी मारने वाले सेल्स भ्रमित हो जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि युद्ध में कोरोना के सिपाही इम्यून सिस्टम के सिपाहियों को अपने कपड़े पहनाना चालू कर देते हैं और इम्यून सिस्टम के सिपाही अपने ही सैनिकों को दुश्मन समझकर मारना चालू कर देते हैं। और इस तरह इम्यून सिस्टम की सेल्स अत्यधिक उत्तेजित हो उठती हैं और तेजी से बिना कुछ सोचे समझे जो सेल उनके सामने आता है उसे मारना चालू कर देती हैं। और इस तरह से अच्छे खासे मासूम सेल्स की भी हत्या हो जाती है। इस प्रक्रिया में कफ बनने लगता है और ये कफ मर चुके इन्फेक्टेड कोशिकाएं होती हैं। इसमें जितने ज्यादा इम्यूनिटी के सेल्स बचाव के लिए आते हैं, उतने ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचने लग जाता है। ये सब घटना हो रही होती है लंग्स में, जिसके सेल्स तेजी से मरने लगते हैं और लंग्स को परमानेंट डैमेज तक हो सकता है, जिससे इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा सक्षम हो, तो वो धीरे धीरे खुद को संभाल लेता है और फिर केवल इन्फेक्टेड सेल्स को ही मारता है और वायरस को बाकी सेल्स के साथ खिलवाड़ करने से रोकने लग जाता है और धीरे धीरे इंसान ठीक होने लगता है। और ज्यादातर केसेस में इम्यून सिस्टम की सेना कोरोना की सेना पर जीत हासिल कर ही लेती है। इसलिए तो कुछ लोगों को कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं और कुछ को नहीं भी दिखते। लेकिन कुछ केसेस खतरनाक भी होती हैं, जिन लोगों की इम्यून सिस्टम खुद पर काबू नहीं कर पाती, उन लोगों की मौत तक हो जाती है। हम इसका सही परसेंटेज तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ज्यादातर केसेस अनआइडेंटिफाइड हैं और बहुत से लोग इसे सर्दी जुकाम समझकर टेस्ट करवाते भी नहीं। लेकिन कोविड-19 किसी नॉर्मल फ्लू से कई ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि कुछ केसेस में एपिथेलियल सेल्स इतने बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि लंग्स के ऊपर की परत, जो कि उनके बचाव के लिए बनी होती है, वो पूरे तरह से खराब हो जाती है। इसका ये मतलब है कि अब कोई मामूली सा सर्दी या जुकाम करने वाला वायरस या बैक्टीरिया भी अब बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कितने केसेस में कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी कोविड पेशेंट को निमोनिया होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि उसकी एल्वियोलाई पिछले घटनाक्रम के दौरान बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी होती है। ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट को बिना वेंटिलेटर के बचा पाना नामुमकिन। लंग्स के साथ साथ और भी बहुत से बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और वो भले ही कोरोना से जंग जीत चुका हो, मगर इस मामूली बीमारी का सामना नहीं कर पाता और जिंदगी के ऊपर मौत भारी पड़ जाती है। किसी नॉर्मल फ्लू के मुकाबले कोरोना कई ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि इसको रोकने वाली वैक्सीन अभी तक मार्केट में सक्सेसफुली नहीं आई है। इसलिए एक वक्त में इतने सारे लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम्स उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे और पेशेंट्स की संख्या में मेडिकल स्टाफ्स और इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेटर्स कम पड़ जा रहे हैं। कितने लोग बिना चिकित्सा के प्राण त्याग दे रहे हैं और ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स खुद ही इस महामारी से संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट भी होम क्वारंटाइन की सलाह दे रही है, जिसे ठीक से ना मानने वाले लोग स्थिति को बद से भी ज्यादा बदतर करते जा रहे हैं। लॉकडाउन पे लॉकडाउन होने से देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरह से खराब हो चुकी है और अब घर पे बैठना लोग और झेल नहीं पा रहे। सरकारों को भी अब लॉकडाउन खोलने पड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टा नया नया रूप लेकर के सामने आ रहा है। ऐसे में हमारे हाथ में क्या है? जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, हमारे हाथ में केवल दो चीजें हैं जो कि इस वायरस को फैलने से रोक सकती है। उसके लिए हमें प्रण लेना होगा
कि ना हम संक्रमित होंगे और ना हम दूसरे किसी व्यक्ति को संक्रमित करेंगे। तो चलिए जल्दी से जानें कि ये कैसे संभव है। अपना हाथ समय समय पर साबुन से अच्छे से धोएं। साबुन असल में काफी हद तक कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोरोना वायरस एक बुलबुले के समान है जिसके ऊपर फैट की लेयर बनी होती है। साबुन या सैनिटाइजर इस फैट की लेयर को तोड़ने में काफी हद तक सक्षम है, जिससे कि वायरस आपको संक्रमित नहीं कर पाता। साथ ही जब आप साबुन से हाथ मलते हैं तो हाथ स्लिपरी होने के कारण वायरस फट जाता है। तो अगली बार आप अपना हाथ ऐसे धोएं जैसे कि अभी अभी आपने तीखे मिर्च काटे हों और अब आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहननी है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। वैसे तो पिछले साल हम इससे काफी पीड़ित हो चुके हैं और ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि बिना जरूरत आप घर से बाहर कम निकलें और किसी भी भीड़ का पूरी तरह से असहयोग करें। बाहर निकलते वक्त मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो उसके ड्रॉपलेट्स आप तक किसी भी रास्ते ना पहुंच पाएं। इन्फेक्टेड लोगों के लिए मास्क पहनना और किसी भी व्यक्ति से पूरी दूरी बनाए रखना काफी आवश्यक है। वैसे ये सब तो अभी तक आपने काफी सुना होगा, लेकिन इन सब के साथ अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अब आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा करना होगा, ताकि अगर गलती से भी कोई वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपका शरीर उससे पूरी तरह लड़ने में सक्षम हो। आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको इस वायरस से बचा सकती है। जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सब करने में वैसे मजा तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ी दूर की सोचें तो कोरोना और मानवता के बीच छिड़े इस जंग में जीत हासिल करने के लिए ये बस एक छोटी सी कीमत होगी जो हम सभी को चुकानी है। ये वीडियो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया था। उम्मीद करती हूँ कि कोरोना वायरस से जुड़ी आपकी बहुत सी शंकाएं अब दूर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आपकी हर राय जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपके मन में अभी भी इससे जुड़ा कोई संदेह या कोई बात हो तो वो भी जरूर कमेंट करें और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर पाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कोरोना वायरस को अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। धन्यवाद।